हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हरियाणा बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर साइट पे डाला हुआ है, हम उसको डिटेल में सोल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम ए और बी सेक्शन यानी 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जय श्री श्याम। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो इसमें तो मोलैरिटी हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसमें वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इस यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो फर्स्ट वाला हमारा इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट दे रखा है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी हमारे पास होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला मास पर लीटर, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये भी हमारे पास लीटर में यूनिट आ गई, यानी कि वॉल्यूम के अंदर आ गया। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमें दे रखी है नॉर्मेलिटी, तो इसमें भी ऐसे ही आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऊपर हो जाएंगे सोल्यूट के, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये भी हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट दे रखी है मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। तो यहां पे किलोग्राम के अंदर आ गया और हमने मास लिया है, तो मास टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने के साथ चेंज नहीं होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोलालिटी। मोलालिटी है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि तापमान के साथ वो स्वतंत्र रहेगी, उसमें बदलेगी नहीं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अब हमें दे रखा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं कि व्हाट हैपन व्हेन ए कॉपर रोड इज डिप्ड इन FeSO4 सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जब कॉपर को डिप करेंगे तो क्या होगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि आयरन जो होता है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और ये कॉपर है लेस रिएक्टिव आयरन से। तो जब हम कॉपर प्लस FeSO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जब हम इसको इस तरीके से रिएक्शन करवाएंगे, Fe को ऐड करते कॉपर सल्फेट के अंदर CuSO4 के अंदर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है FeSO4 प्लस में Cu, यानी कि जो पहले इसका ब्लू कलर था, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, इससे ये FeSO4 का बन जाएगा ग्रीन कलर। तो यहाँ पे बन जाएगा ग्रीन कलर, यानी कि ब्लू से ग्रीन कलर। अब ऊपर वाली रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हमारा इसका आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट इनमें से कौन सी है। तो इसमें ये दे रखी है मोल लीटर इनवर्स, तो ये तो होती है मोल लीटर इनवर्स मोलैरिटी की, हमारे पास मोलैरिटी की यूनिट होती है। मोल लीटर सेकंड इनवर्स ये कोई यूनिट नहीं होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास इसकी हो जाएगी यूनिट ऑफ रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी। और ये सेकंड इनवर्स दे रखे, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है, ये यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक ऐसा MCQ जरूर बनेगा जिसमें यूनिट पूछेगा, चाहे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, और ये इसमें ऐसे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन कंपल्सरी है, आता ही हर साल। आगे दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, मिक्स्ड मेटल इज एन एलॉय ऑफ। अब यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है मिक्स्ड, MISCH, मिक्स मेटल, इसका मीन्स होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड वर्ड से ही बना है, ये जर्मनी का वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है ये मिक्स्ड, उसका मीन्स होता है मिक्स्ड, यानी कि इसमें बहुत सारे मेटल को मिक्स कर रखा है। और इसमें मेटल भी कौन कौन से हैं, तो जैसे हम देख लेते हैं, इसके अंदर होता है सीरियम, इसके अंदर होता है सीरियम, सीरियम होता है इसके अंदर अप्रोक्स 50%, और इसके अंदर होता है लैंथेनम, लैंथेनम होता है इसके अंदर 25%। और इसके अंदर जो बाकी रेयर अर्थ मेटल बच गए, बाकी इसके अंदर वो होते हैं ट्रेस के अंदर, जैसे इसके अंदर नियोडाइमियम भी होता है,
और वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर इसके अंदर आयरन भी होता है। मेनली ये अर्थ रेयर अर्थ मेटल से मिलके बना है, यानी कि इसके अंदर थोरियम नहीं है, एक्टिनियम नहीं है, इसके अंदर लैंथेनम है। तो इसमें से अगले में सीरियम भी देके पूछ सकता है, नियोडाइमियम भी देके पूछ सकता है, तो उसमें फिर हम उसके तरीके से ऑप्शन में चले जाएंगे, यानी कि थोरियम और ये तो होते नहीं इसके अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स देके पूछे या पूछे कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन यूज होती है। कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती है सिस्प्लेटिन। ये सिस्प्लेटिन जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। अब इसमें फर्स्ट दे रखा है डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं डीएमजी। अब डीएमजी जो है डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम, ये निकल आयन के डिटेक्शन के अंदर यूज होती है, निकल आयन डिटेक्शन में यूज होता है ये। आगे दे रखा है अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल। अब ये जो दे रखा है ये उसमें यूज होता है कोबाल्ट आयन डिटेक्शन, कोबाल्ट आयन के डिटेक्शन में यूज होता है। आगे दे रखा है कुप्रोन, नाम से पता चल रहा है इसमें सीयू आ रहा है, तो ये कॉपर आयन की डिटेक्शन में यूज होता है, कॉपर आयन डिटेक्शन। एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जहाँ पे जैसे हम साल्ट एनालिसिस करते हैं, तो साल्ट एनालिसिस के अंदर डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम जो साल्ट मिला उसके अंदर ऐड करेंगे तो निकल आयन की प्रेजेंस को शो करेगा, ये यहाँ पे कोबाल्ट को, और ये कुप्रोन करता है कॉपर आयन के डिटेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड लीड्स टू। SN1 जो रिएक्शन होती है उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, तो SN1 से बनता है हमारे पास रेशमाइजेशन। SN1 के अंदर हमेशा क्या होता है, रेशमाइजेशन। अब रेशमाइजेशन मीन्स उसके अंदर रेशमिक मिक्सचर बनेगा। रेशमिक मिक्सचर यानी कि उसके अंदर 50% रिटेंशन, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्लस में 50% होता है उसके अंदर इन्वर्जन। 50% इन्वर्जन हो रहा है, 50% रिटेंशन, यानी कि वहां पे मिक्सर बन रहा है, तो हम उसको बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर यानी कि रेशमाइजेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मीन्स जैसी पहले कॉन्फ़िगरेशन थी वैसी की वैसी रिएक्शन के बाद कॉन्फ़िगरेशन होना, और इन्वर्जन के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाना, बदल जाना। तो इसके अंदर SN2 के अंदर होता है इन्वर्जन, ये ऐसे यहाँ पे SN2 लिखा होता है तो हमारा आंसर हो जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, SN2 रिएक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रोडक्ट फॉर नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। ऑफ भी आएगा यहाँ पे, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। तो पहले तो एनिसोल बना लेते हैं, ये एनिसोल हो गया, बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप यानी कि मिथोक्सी बेंजीन, तो ये क्या होता है हमारे पास एनिसोल। अब एनिसोल के अंदर कह रहा है कि हम इसका क्या करें, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मीन्स उस नाइट्रेशन कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप ऐड कैसे करवाएंगे, वहां पे नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये जो हमारा मिथोक्सी ग्रुप है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो एक प्रोडक्ट हमारा ऑर्थो बनेगा OCH3 और एक हमारा बनेगा पैरा। अब इसके अंदर पूछा मेनली ये है कि वहां पे मेजर कौन सा होगा, तो ये हमने एनिसोल बना लिए। इसमें मेजर पूछा है तो एक तो हमारा बनेगा पैरा प्रोडक्ट, पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। दूसरा रहेगा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ये हमने यहाँ पे ऑर्थो उसमें कर लेंगे, तो यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लग जाएगा एक में, दूसरे में पैरा पोजीशन के ऊपर। तो जो और ये हमारे पास पैरा वाला है ये होता है हमेशा मेजर। ज़्यादातर हमारा हमेशा मेजर कौन बनता है, पैरा पोजीशन वाला। तो ये हमारे पास हो जाएगा, पैरा पोजीशन कौन से नंबर की होती है, 1 2 3 और 4 नंबर की होती है पैरा पोजीशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 नाइट्रो एनिसोल। 4 की जगह पैरा देके पूछे तो भी हमारा आंसर यही रहेगा। आगे इसमें क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का मोनोमर क्या होता है, तो इसमें सेलुलोज आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के अंदर मोनोमर यूनिट क्या होती है, तो सेलुलोज के अंदर मोनोमर यूनिट होती है ये बीटा डी ग्लूकोज। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे दे रखा है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज किसके अंदर होता है, ये होता है ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। और आगे दे रखा है अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, तो ये दोनों मोनोमर यूनिट होते हैं सुक्रोज की। ये दोनों किसकी यूनिट होते हैं, मोनोमर यूनिट सुक्रोज की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन, इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास फैट सोल्यूबल के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, जैसे वो लिखते हैं हम यहाँ पे, जो हमारे पास फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, इसके लिए एक ट्रिक होती है KEDA, कीड़ा। तो ये जो विटामिन है वो सारे क्या होते हैं फैट सोल्यूबल, विटामिन KED और A, और एक विटामिन और आता है B12, ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। इनको छोड़ के जो भी बच गए वो होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल। तो इसमें कह रहा है कि जो फैट सोल्यूबल नहीं है, नोट दे रखा है इसमें, तो इसके अंदर K भी आ गया, E भी आ गया, A भी आ गया, D नहीं आया, और उसकी जगह पे इसमें क्या आ गया C। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। आगे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें दे रखा है ओबे रोल्स लॉ इन ऑल स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करे उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो हमारे यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ओबे रोल्स लॉ इन ऑल कंडीशन, ठीक है, सीधा सा हमने बता दिया, सभी कंडीशन के अंदर फॉलो करेगा वो आइडियल हो जाएगा, और यदि नॉट ओबे होता तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाता। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है लेंथेनॉइड आर नोन एज, लेंथेनॉइड्स को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड्स को हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं, रेयरली ही मिलते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ। हमारे पास विटामिन के अंदर एक ही विटामिन है जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, और कौन सा मेटल प्रेजेंट है, कोबाल्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोबाल्ट। ये तो कोबाल्ट मेटल हो गया। अब यदि यहाँ पे ऐसे पूछे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है विटामिन B12 के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा +3। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है विटामिन B12 के अंदर। अब ऐसे और भी हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का ग्रीन कलर किस वजह से होता है, मैग्नीशियम मेटल की वजह से। विटामिन B12 की जगह पे यदि क्लोरोफिल लिखे, क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ विच ट्रांजिशन एलिमेंट, तो क्लोरोफिल किसका होता है, मैग्नीशियम, और उसके अंदर मैग्नीशियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2। सेम इसी तरीके से हमारे ब्लड के अंदर आ जाए, ब्लड के अंदर जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तब तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, और जब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं होता यानी कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का होता है उस समय +2। जब ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा हीमोग्लोबिन के साथ तब तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +3, और जब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं रहेगा हीमोग्लोबिन के साथ तो उस हीमोग्लोबिन के अंदर उस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +2, यानी कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। आगे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन इंसुलिन के अंदर। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा 51 अमीनो एसिड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कह रहा है विच आइसोमेरिक एल्कोहल आर द मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो विच आइसोमेरिक एल्कोहल पूछा है, तो वैसे सबसे ज्यादा स्टेबल वाटर के अंदर यानी सोल्यूबल पूछा है, तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल रहेगा हमारे पास टर्सरी वाला, टर्सरी एल्कोहल जो भी होगा वो हमारा इसके अंदर सबसे ज्यादा सोल्यूबल रहेगा। अब आइसोमेरिक यानी कि हमें कुछ ऐसी 2-4 कंडीशंस लेनी है, तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। और जो हमारे पास नॉर्मल एल्कोहल रहेगा यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला एल्कोहल वो सबसे कम सोल्यूबल रहेगा। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी एल्कोहल के, कोई भी एल्कोहल दे रखे हमें, जितनी ज्यादा उसके अंदर ब्रांचिंग रहेगी उतना ज्यादा सोल्यूबल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दे रखा है फोस्जीन इज ए कॉमनली नोन एज, फोस्जीन गैस होती है, पूछ रहा है कि उसका कॉमनली क्या बोलते हैं उसको। तो फोस्जीन गैस का फॉर्मूला होता है COCl2 यानी कि इसका केमिकल नेम हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड, ये हमारे पास इसका केमिकल नेम हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। तो हमारे इस फोस्जीन का आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। आगे हमारे पास एसर्सन और रीजन टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एसर्सन के अंदर मर्करी सेल इज प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का मीन्स होता है ऐसे सेल जो एक बार यूज करने के बाद डेड हो जाए, फिर से हम उनको चार्ज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी सेल जो यूज किया डेड हो गया फिर से चार्ज करके यूज कर लेंगे, उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो ये जो मर्करी सेल है इसमें ये कह रहा है कि ये प्राइमरी सेल है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास सही है। पहले स्टेटमेंट को देखेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है।
सेकंड में दे रखा है रीजन के अंदर, इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन अगर ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीयूज अगेन, उसमें एक बार ही रिएक्शन होगी, यानी कि एक बार यूज करेंगे, बाद में रीयूज नहीं कर सकते उसको बार बार। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, स्टेटमेंट दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसर्शन रीजन दोनों के दोनों क्या है, सही है, और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आर्मेंटीन के अंदर कह रहा है कि एसर्शन में हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरिएबल, कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ होती है वेरिएबल, यानी कि बदल सकती है। तो ये स्टेटमेंट ही हमारे पास, हाफ लाइफ बदलती नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ही हमारे पास गलत हो गई, स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गई है। आगे दे रखे फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा जो एसर्शन गलत है और रीजन सही है, उसके लिए ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, एसर्शन के अंदर कह रहा है कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके कंपैरिजन में, देन कीटोन, और कौन सी रिएक्शंस में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जो 18 दे रखा है इसमें ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू दे रखी है, एल्डिहाइड वैसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। आगे कह रहा है कि एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टोलेरेंट टेस्ट, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, एल्डिहाइड पॉजिटिव टोलेरेंट टेस्ट देते हैं, लेकिन ये इस बात का रीजन नहीं है कि वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन वो उसका रीजन नहीं है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन बी वाली ए को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो ये हमारे हो गए 18 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, गिव 2 एग्जांपल। अब इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड करें। तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे पहले यहाँ पे, दोज प्रॉपर्टीज which depends on number of solute particle, ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड नॉट डिपेंड ऑन ऑफ पार्टिकल्स, नेचर पे डिपेंड ना करें, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करें, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें 2 एग्जांपल पूछे हमारे इस चैप्टर के अंदर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे 4 ही होती है, तो चारों के नाम लिख देंगे। एक होती है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। इसमें 2 के एग्जांपल पूछे थे, तो आप इनमें से कोई भी 2 एग्जांपल लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा बार आ चुका, तो इस बार भी इसके आने के चांस है। इसमें कह रहा है कि नेम द सेल, ऐसी सेल का नाम बताओ वाज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। जो मून के ऊपर अपोलो स्पेस क्राफ्ट गया था उस प्रोग्राम के अंदर, यानी कि उस अपोलो स्पेस क्राफ्ट के अंदर कौन सा सेल यूज हुआ था। तो उसके अंदर सेल यूज हुआ था हमारा फ्यूल सेल। इसको यहां से हटा देते हैं, तो वहां पे यूज हुआ था फ्यूल सेल, या फिर ऐसे भी लिखा मिल सकता है O2H2 फ्यूल सेल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब आगे दे रखा है इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर। जो इन्वर्टर की बैटरी होती है या फिर गाड़ियों में डलने वाली बैटरी होती है, तो ये पूछ रहा है कि उसके अंदर कौन सा सेल होता है। तो वो सेल हो जाएगा हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज सेल भी लिख सकते हैं हम, इसको लेड स्टोरेज बैटरी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका बी पार्ट हो गया। सी के अंदर कह रहा है इज सुटेबल फॉर हियरिंग एड्स एंड वॉचेज। जो घड़ियां होती है या फिर ये हियरिंग एड्स जो कान के अंदर सुनने में आते हैं, जैसे ब्लूटूथ वगैरह हो गए, या फिर कोई जिसको कम सुनाई देता है तो वो मशीन यूज करता है, तो उनके अंदर कौन से सेल यूज होते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ये जो मर्करी सेल, इसके अंदर हमारे पास आएगा मर्करी सेल।
उनके अंदर मर्करी सेल डलता है। अब दे रखा है डी डज नॉट गिव ए स्टडी पोटेंशियल एंड इज यूज इन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ से आ जाएगा ट्रांजिस्टर के अंदर कौन सा सेल यूज होता है, तो ट्रांजिस्टर के अंदर होता है ड्राई सेल, ड्राई सेल। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 के 4 पार्ट, जिनमें सिर्फ ये पूछा था कि कौन सा सेल यूज होता है। तो और ये नंबर बनाने वाला क्वेश्चन है, इजीली क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन इनमें से 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, ये क्वेश्चन जरूर आता है। आगे इसके और में एक न्यूमेरिकल दे रखा है 2 नंबर का। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम बन रहा है, यानी कि पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर, जैसे ये फॉर्मूला लिखा हमने, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ड्राई सेल को यहाँ पे लिख देते हैं ड्राई सेल। तो जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास Al3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। तो हम जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम बढ़ने के लिए पूछ रहा है, तो Al3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम बनेगा, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाके ये एल्यूमिनियम बनेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से पूछा था, इसमें एल्यूमिनियम बनेगा तब। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और हमारे लिए इसमें फॉर्मूला होता है, जैसे एक एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है, एटॉमिक नंबर तो हो गया इसका 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 13 और इसका मास नंबर हो गया 27, तो 27 ग्राम, यानी कि 1 मोल है हमारे पास। 1 मोल कोई भी एलिमेंट हो गया, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यहाँ पे लिखे 1 मोल ऑफ कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, एटम है, कुछ भी दे रखा है, उसके लिए रिक्वायर्ड है 1 मोल रिक्वायर्ड, 1 मोल लिखेंगे सीधा, 1 मोल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी। 1 मोल के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी, NF, N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F है फैराडे। तो 1 मोल का यहाँ पे मास ले लेंगे, 1 मोल आयरन, इस एल्यूमिनियम का मास है हमारे पास 27, तो 27 के लिए कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3F हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 27 के लिए नहीं, ये पे तो 40 के लिए पूछ रहा है, तो ये 27 ग्राम के लिए मिल गया, तो हम निकाल लेंगे 1 ग्राम के लिए। 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 3F अपॉन में 27, और 40 के लिए पूछेगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40 के लिए कितना हो जाएगा, 40 ग्राम के लिए 3F फैराडे 27 इंटू में 40, तो ये 40 ग्राम के लिए आ जाएगा। जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास फैराडे की वैल्यू आ जाएगी, फैराडे की वैल्यू तो होती है 96,500, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, फैराडे में ही पूछे आंसर, तो हम सिर्फ इसको लिख लेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू आनी थी हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी 4.44 फैराडे। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 4.44 फैराडे। तो ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। आगे हमें दे रखा है लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो पहले वो लिख लेते हैं। तो उसके फैक्टर अफेक्टिंग हो जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, सीधा लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग की हेडिंग डाल के, उसके आंसर में लिख देंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है और उसका प्रेशर क्या है, प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, और उसके अंदर हमने कैटलिस्ट ले रखे हैं या नहीं, रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट लेते हैं रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए, तो ये कैटलिस्ट हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये सब किसके ऊपर अफेक्ट डालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। रेट का मीन्स उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ाएंगे डालेंगे तो उसकी चेंज होगी, या कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड व्हाई। इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 3D सीरीज हमारी शुरू होती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इसके अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा शो करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारा इसमें आता है कॉपर की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो हम भरते हैं 3D10 4s1। अब ये +1 सबसे ज्यादा शो यही करता है, क्योंकि ये जो 1 है S में से लॉस कर देगा, लेकिन एक लॉस करने के बाद इसके पास क्या बचेगी, D कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट रहेगा, D सबसेट कंप्लीट भरा रहेगा, तो स्टेबल हो गया।
तो कॉपर +1 सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है और ये शो भी करता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके और में दे रखा है ये, इसमें हमें इन इक्वेशंस को कंप्लीट करना है। हमें यहाँ पे दे रखा है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसमें हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड का जब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा K2MnO4 प्लस में यहाँ पे ये OH और ऑक्सीजन ये बना देंगे यहाँ पे H2O। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2Mn है, यहाँ पे 1 Mn है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2Mn हो गया, 4 पोटेशियम थे, 4 पोटेशियम हो गए। ऑक्सीजन है इस साइड में 2 और 4 8, इस साइड में 4 8 और 2, 2 ऑक्सीजन कम है तो इनको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। रिएक्शन फर्स्ट वाली बैलेंस हो गई है और कंप्लीट भी हो गई है। आगे सेकंड रिएक्शन दे रखी है क्रोमियम ऑक्साइड 14H पॉजिटिव और 6 आयोडीन नेगेटिव। तो इसमें हम रिएक्शन करेंगे जब भी हमारे पास ये क्रोमियम प्लस, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 के अंदर क्रोमियम कंपाउंड है और वहाँ पे कंडीशन है एसिडिक, H पॉजिटिव एसिडिक देता है। एसिडिक कंडीशन के अंदर जब भी ये क्रोमियम रिएक्शन देगा तो ये सीधा कन्वर्ट होता है क्रोमियम +3 के अंदर। क्रोमियम +3 के अंदर कन्वर्ट हो गया। साथ में इसमें दे रखा है आयोडीन, आयनाइज हुआ, यानी कि आयोडीन आयन दे रखा है, तो वो बन जाएगा स्टेबल आयन हो जाएगा, आयन से मॉलिक्यूल बन जाएगा, I2 बन गया। अब इस साइड में इसके अकॉर्डिंग तो रिएक्शन हो गई कंप्लीट। एक क्रोमियम है इस साइड में, इस साइड 2 क्रोमियम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 आयोडीन थे तो यहाँ पे I2 बन गया, इसको बैलेंस कर देंगे 3 से। लेकिन इस साइड में ऑक्सीजन है हमारे पास। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे जितने ऑक्सीजन चाहिए उतना ही क्या ऐड कर देंगे H2O, उतना ही हमें क्या ऐड करना पड़ेगा H2O। तो हमने ये 7H2O ऐड कर दिए। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करते हैं उनके ही रूल है ये। हम इसके अंदर 7H2O ऐड कर देंगे तो 14 हाइड्रोजन इधर हो गए, 14 हाइड्रोजन इधर। रिएक्शन बैलेंस भी हो गई और रिएक्शन कंप्लीट भी हो गई। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 आइसोमर ऑफ ब्रोमोब्यूटेन और SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की बात कर रहा है। यदि यहाँ पे SN1 की करता तभी बता देते हम। अब SN1 के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, पहले ज़्यादा रिएक्शन कौन देगा टर्सरी, उससे लेस रिएक्टिव होता है सेकेंडरी, उससे लेस रिएक्टिव प्राइमरी और प्राइमरी से लेस रिएक्टिव होता है मिथाइल। कार्बोकेटाइंस की बात है, टर्सरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन और मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है SN1 के अंदर। अब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर यदि हम SN2 के अंदर देखें तो इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। उसमें आएगा मिथाइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम रिएक्टिव होता है प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम रिएक्टिव होता है वहाँ पे टर्सरी। तो ये SN2 के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब हमें ब्रोमोब्यूटेन दे रखा है और उसके आइसोमर्स बनाने हैं 4, तो हम उसके 4 आइसोमर बना लेते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके फॉर्मूले सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो एक तो पहला लीनियर वाला बना लेंगे, दूसरे में हमारे पास बन जाएगा ये हो गया, नेक्स्ट बन जाएगा, तो ये हमने जो बनाया इन्हीं में बता देते हैं, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है उन सभी को। तो एक और बन जाएगा, ये हो गया हमारे पास 2 ब्रोमो, इनके नाम भी साथ में लिख लेते हैं, ये है ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट वाला हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन और ये हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन और एक हमारे पास बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास इसके 4 आइसोमर बन गए 1 2 3 4। हम इन चारों को किस में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर 2 के अकॉर्डिंग सबसे लेस रिएक्टिव होता है टर्सरी। तो टर्सरी हमारे पास ये बन गया थर्ड वाला। तो पहले सबसे पहले थर्ड वाला आएगा, हम इसकी रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं ये टर्सरी बन गया ये। और ये हमारे पास ब्रोमीन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ गया तो वो हो गया सेकेंडरी। इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, लेकिन इन दोनों के अंदर इसमें ब्रांचिंग है उसमें ब्रांचिंग नहीं है। तो सबसे लेस रिएक्टिव हो गया तीसरे वाला, उससे और लेस रिएक्टिव रहेगा हमारा ये सेकेंडरी वाला, उससे और ज़्यादा यानी कि उससे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा ये, और उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारा फर्स्ट वाला जो कि प्राइमरी है। प्राइमरी में भी लीनियर स्टेप उसमें आ रहा है। तो ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग में लिखना तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और सबसे लेस रिएक्टिव हमारी है थर्ड वाला यानी कि टर्सरी वाला।
तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, वाई आर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल। कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो लीनियर चेन में प्रेजेंट है, जिनके साथ कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन रिंग साथ में नहीं है, उनको बोलेंगे एलिफेटिक वाले। तो पहले इसको साफ कर देते हैं, फिर इसके अंदर आंसर लिखेंगे। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरीके से लिखना है हमें, पहले कम वाले फिर उससे ज़्यादा वाले। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर इसका आयोनाइजेशन बनाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिए है, यानी कि जिसके अंदर कोई भी एरोमेटिक ग्रुप नहीं है। तो ये हमारे पास बनेगा O नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। और दूसरा ऐसे ही सेम फिनोल का देखें तो ये हमारे पास हो गया फिनोल, और फिनोल का आयोनाइजेशन देखें तो इसके अंदर बनेगा फिनोक्साइड आयन। बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव आ जाएगा और ये H पॉजिटिव साइड में रिलीज हो गया। अब ये है तो दोनों एसिड। अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो एलिफेटिक है फिनोल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है। एसिडिक दोनों है और H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद भी दोनों स्टेबल है, क्योंकि ये जैसे नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो इसमें भी रेजोनेंस बनेगा और इसमें भी रेजोनेंस बनेगा, इस वजह से दोनों स्टेबल है। लेकिन इसका रीजन पूछा है कि है तो क्यों है, तो हम इसका रीजन लिखेंगे। द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज मोर डिस्पर्स्ड इन कंपैरिजन टू फिनोल आयन, फिनोक्साइड आयन लिखेंगे। फिनोक्साइड आयन द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम कार्बोक्सिलेट आयन इज ईजियर देन फिनोल। कि जिस भी कोई कंपाउंड दे रखा हो जिसमें जितनी आसानी से H पॉजिटिव निकलेगा वो उतना ही अच्छा एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा आसानी से इस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर H पॉजिटिव रिलीज होता है। तो जितनी आसानी से H पॉजिटिव रिलीज होगा उतनी ही वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, आसानी से डिस्पर्स हो जाएगा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर है। तो इसके अंदर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज दोनों में होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन दोनों में ज़्यादा कौन हो गया हमारे पास, जो हमारे पास दे रखा है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। अब दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमारे पास आएगा अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। पिछले में हमारे पास एक एसिडिक का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे दे रखा है बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर दे रखा है एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन और पैरा टोलिडीन। तो पहले हम इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आ जाए, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। और ये अमीन ग्रुप जिसमें भी आता है वो होते हैं बेसिक नेचर के। तो जैसे हमारे पास ज़्यादा होता वो होते हैं बेसिक नेचर के। अब आगे दे रखा है पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो एनिलीन तो यहाँ पे भी है NH2, लेकिन पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये होगी इसकी पैरा पोजीशन, फोर्थ पोजीशन को बोलते हैं। और आगे दे रखा है पैरा नाइट्रो पैरा टोलिडीन। तो पैरा टोलिडीन वो भी बेंजीन के ऊपर होता है NH2, एनिलीन तो इसमें भी है। और पैरा पोजीशन के ऊपर आ गया CH3, टोलिन और एनिलीन का मिक्सचर है टोलिडीन। ठीक है, पास इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले, यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसका। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। सबसे पहले लिखना है कम वाला, तो नाइट्रो ग्रुप जिसमें भी आगा वो सबसे कम बेसिक हो जाएगा। तो फर्स्ट ये जो सेकंड है इसको लिखेंगे पहले, इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारे, ये बेसिक हो जाएगा एनिलीन यानी कि फर्स्ट वाला, और उससे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा हमारे पास ये थर्ड वाला, यानी कि वो हमारा क्या है पैरा टोलिडीन। CH3 ग्रुप आ गया। इन ग्रुप की वजह से NO2 ग्रुप तो वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा और CH3 ग्रुप वहाँ पे बढ़ा देगा। तो अब इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमें गैस फेज में पूछा है। तो गैस फेज के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, और अमोनिया सबसे लेस रिएक्टिव। ये होते हैं गैस फेज के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ दे रखा है C2H5 NH2। अगला दे रखा है NH के साथ C2H5, इधर भी क्या है C2H5, यानी कि ये तो हमारा प्राइमरी वाला था, ये हो गया सेकेंडरी। आगे दे रखा है नाइट्रोजन के साथ तीन साइड में C2H5 ग्रुप, C2H5 यानी कि इथाइल ग्रुप C2H5, ये हो गया हमारे पास टर्सरी वाला। और ऐसे लास्ट में दे रखा है अमोनिया खुद। तो इनके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है बेसिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है टर्सरी वाले की, उससे कम सेकेंडरी वाले की, उससे कम प्राइमरी, सबसे कम अमोनिया। तो इसी सीरीज में लिख देंगे
जो हमारे पास ये टर्सरी वाला है, टर्सरी कौन है, इसी ऑर्डर में लिखेंगे C2H5 ट्राइस N, और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, इससे कम है सेकेंडरी वाला, ये हमारे पास उससे कम है प्राइमरी वाला, ये जो है हमारे पास, और सबसे कम कौन है, अमोनिया वाला गैस फेज के अंदर। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 25। तो ये थे हमारे ए और बी सेक्शन के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।